welcome you all to Advait Education, straight way to government job. So students, अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट की तरफ और फाइंड आउट करते हैं इंग्लिश के सॉल्यूशन. So चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा अनसीन पैसेज से है. यस, अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आना 100% पॉसिबल था ही. तो चलिए एक एक करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. ये 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट को आपको टिक करना था और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो डील करता है स्टडी ऑफ सोसाइटी को, ये आपको बताना था. तो चलिए एक एक करके अगर हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश अगर करें तो क्या पॉलिटिकल साइंस डील कर सकता है क्या स्टडी ऑफ सोसाइटी से? नहीं, बिल्कुल नहीं. सोशल साइंस भी डील नहीं करता. हाँ, सोशियोलॉजी डील कर सकता है स्टडी ऑफ सोसाइटी को. तो हमारा राइट आंसर क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी का सोशियोलॉजी. तो आई होप आपने यही क्वेश्चन मार्क किया होगा. जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है बिल्कुल उन्होंने सही आंसर मार्क किया है. सो वेरी गुड. चलिए बढ़ेंगे आगे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट. अनसीन पैसेज नॉर्मली बहुत टफ आता है लेकिन सच में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 62 क्या बोल रहा है? ऑन रीडिंग पैराग्राफ 1. अगर हम पैराग्राफ 1 को रीड करते हैं, अनसीन पैसेज के ये वाले पैराग्राफ 1 को अगर हम रीड करते हैं तो क्या इन्फर कर रहा है पैराग्राफ 1? क्या बता रहा है पैराग्राफ 1? तो ध्यान से देखिए. All the subjects at school level may not be helpful in promoting international understanding. क्या ये राइट आंसर हो सकता है क्या? School subjects may be used creatively. स्कूल के सब्जेक्ट्स को हमें क्रिएटिवली यूज करना चाहिए टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कि हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाए. थर्ड इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग may be treated as a separate subject in school. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को एक सेपरेट सब्जेक्ट, एक अलग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए क्या स्कूल में? या फिर द स्कूल करिकुलम इज टू हैवी. जो स्कूल का जो हमारा करिकुलम है वो इतना हैवी है टू इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. तो क्या लगता है हमारा राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमारा यहाँ पे राइट आंसर 2 है. 2 इज द राइट ऑप्शन. स्कूल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसे बड़ी क्रिएटिवली यूज करना चाहिए प्रमोट करने के लिए. किस चीज को? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को. राइट तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 2 है. आई होप आपने 2 ही मार्क किया होगा. जिस भी स्टूडेंट ने 3 मार्क किया डियर, गलत हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछा, मतलब इतनी बड़ी कहानी सुना दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेकिन पूछा एकदम छोटा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले पूरी कहानी को पढ़ लेते. पूछा क्या है? इंस्टेड इट शुड बी वोवन. यहाँ पे वोवन इटैलिक्स में लिखा हुआ है. So instead it should be woven into curriculum and the numerous opportunities that present themselves while teaching normal school के जो subjects होते हैं जिन्हें पढ़ाने के लिए may be intelligently and imaginatively used by teacher. intelligently और imaginatively यूज किया जाता है टीचर के द्वारा. किस चीज को प्रमोट करने के लिए? अगेन टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. इतनी पूरी कहानी सुना दी बट एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है आपको ये बताना था कि ये वूवन जो है ये इसे किस तरीके से यूज किया गया है. वी हैव 4 पार्ट ऑफ स्पीच हियर. नाउन की तरह यूज किया गया है यानी संख्या की तरह यूज किया गया है. वर्ब की तरह यूज किया गया है यानी क्रिया की तरह यूज किया गया है. एडवर्ब की तरह यूज किया गया है या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है. तो क्या लगता है हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण की तरह यहाँ पे वूवन को यूज किया गया है. ठीक है, तो आई होप आपसे ये क्वेश्चन बने होंगे, सही हुआ होगा आपका आंसर. राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. 64 क्या है? 64th क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे. ठीक है, सो 64 हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी टॉट एट द स्कूल लेवल. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग स्कूल लेवल पे किस तरीके से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है. तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को देखेंगे. थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. इस तरीके से पढ़ाया जाता है. बाय गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट को न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज देने से बताया जाता है. बाय कंबाइनिंग सब्जेक्ट कंटेंट विद करिकुलम या फिर ऑल ऑफ दीज. तो अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल ये बच्चे ने सही आंसर दिया है. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सब कुछ आ जाता है इसमें, सब कुछ आ जाता है इसमें. 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमारे राइट थे तो हमारा डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक, क्लियर. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं हो.
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 को देखते हैं क्या है। व्हाट आर द टू स्टेजेस where international understanding should be taught as a separate subject? क्या बोल रहा है, कौन से वो दो स्टेजेस हैं जहां पे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज, यानी स्कूल में जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज होता है वो, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज, सेकेंडरी या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल स्टेज। तो क्या लगता है क्या हो सकता है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, कहां पर? प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में क्या किया जाता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को टॉट किया जाता है एज अ सेपरेट सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 66 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 66 समझेंगे। द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में इम्प्लाइड शब्द, ये जो है इम्प्लाइड मीनिंग क्या है पैराग्राफ 3 का? पैराग्राफ 3 का इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग of international understanding. The subject international understanding can be based on UNESCO ideals, या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज टू बी टॉट ओनली एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, या फिर डी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कंटेन्स सब्जेक्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या लगता है राइट आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ए है। ए इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई होप आपसे ये चीज क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर गलत हो गया है तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में गलत मत करिएगा। क्लियर? ओके, बढ़ेंगे आगे, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। ओके, हियर इट इज। या क्या है समझेंगे भाई। पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज डैश मोस्ट प्रॉफिटली यूज। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, बताना है आपको। डैश मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज, तो मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज डैश नहीं है, ये मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज सही है कि ये बताना है। मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज आएगा, मोस्ट रिपोर्टिंगली यूज आएगा, मोस्ट वैल्यूएबली यूज आएगा, या फिर मोस्ट कमर्शियली यूज आएगा। क्या लगता है राइट आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या दिख रहा है? जिस भी स्टूडेंट ने आंसर किया बड़ा राइट आंसर किया मोस्ट वैल्यूएबल यूज। पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? चल बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं 68 नंबर की तरफ। और 68 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। ओके, the school subjects which can be most profitably used for this purpose are history, geography, civics, economics, sociology, political science, social sciences, language, as well as physical and life insurances. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इन द अबव सेंटेंस, इतना बड़ा जो हमारा सेंटेंस है उसमें प्रॉफिटेबली किस तरीके से यूज किया गया है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो मैंने कई बार ये चीज बताई भी है कि एल वाई वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सब एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पर इसी तरीके से यूज किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? एडवर्ब इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, समझेंगे क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। which phrase from the passage means combined with curriculum? कौन सा जो फ्रेज है पैसेज में जिसका मतलब है combined with curriculum? तो क्या लगता है? intelligently and imaginatively used in curriculum, can be prescribed in the curriculum, woven into the curriculum, या फिर none of the above। यार आप पैराग्राफ को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश अगर आप यहाँ पे करते तो ये woven वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर यही आपको सोचना चाहिए था। woven into curriculum वो एक पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ था, राइट? तो woven into curriculum is the right answer। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, आपने सही आंसर दिया होगा। ये बच्चे का थोड़ा गलत आंसर हो गया, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही आंसर होगा। ठीक है, और नहीं भी हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 के पहले ये भी अगेन पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन है। अगेन हम यहाँ पे अनसीन पैसेज ही पढ़ रहे। देखिए पैराग्राफ अनसीन पैसेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो अनसीन पैसेज यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 70th क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है हमारा 70th क्वेश्चन? यस, द वर्ड डेक्स्ट्रस मीन्स। ये कुछ नहीं किया है, इस वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग पूछ लिया है, बस पैराग्राफ के फॉर्म में पूछ लिया है। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या फॉरगेटफुल होता है, क्या स्किलफुल होता है? क्या बिल्कुल सही, स्किलफुल हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ना। हैंडफुल नहीं होगा, माइंडफुल नहीं होगा, फॉरगेटफुल नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या है? स्किलफुल। क्लियर? आई होप क्लियर है आपके माइंड में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मेनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर एंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कार्पेट्स विद देयर डेक्स्ट्रस हैंड्स। अभी डेक्स्ट्रस का मैंने मीनिंग बताया, क्या होता है? स्किलफुल होता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो है अपनी इंटायर चाइल्डहुड, अपना इंटायर बचपना जो होता है वो कारपेट्स बनाने में लगाते हैं। कौन से हैंड से? अपने डेक्स्ट्रस हैंड से। तो डेक्स्ट्रस का मतलब क्या? स्किलफुल हैंड से। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि डेक्स्ट्रस वर्ड जो है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के लिए यूज किया गया है। आपको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि डेक्स्ट्रस बोला है, क्वालिटी की बात चल रही है। तो हम क्वालिटी की जब भी बात करते हैं तो किस क्वालिटी की बात चल रही है भाई? उसके हैंड्स बड़े डेक्स्ट्रस है, तो ऑफ कोर्स हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि विशेषण है, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? आई होप माइंड में क्लियर है सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। 73 क्या है समझते हैं। The studies conducted reveal that nightmarish ordeals that a vast majority of children undergo for setting the basic necessities of life। आपको ये बताना है कि जो इटैलिक वर्ड में ऑर्डियल्स लिखा हुआ है, इस ऑर्डियल्स का क्या मतलब है। What is the meaning of this word ordeal? मतलब किस तरीके से यूज किया गया, सॉरी किस तरीके से यूज किया गया? क्या नाउन की तरह यूज किया गया है, क्या प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, क्या एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, या फिर एडवर्ब की तरह यूज किया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है नाउन की तरह ये यूज किया गया है, संज्ञा की तरह ये यूज किया गया है। ठीक, क्लियर? चलिए ओके बढ़ेंगे आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 पे आ जाते हैं। द वर्ड हार्ट रेंडिंग, ये जो वर्ड है हार्ट रेंडिंग, वो किस तरह यूज किया गया है? रिस्की, डिस्ट्रेस, इसका मतलब क्या? बेसिकली रिस्की होता है क्या, डिस्ट्रेसिंग होता है क्या, शॉकिंग होता है क्या, या फिर पेनफुल होता है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है स्टूडेंट ने आंसर, पेनफुल इज द राइट ऑप्शन। क्या है? पेनफुल हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक, क्लियर? ओके बढ़ते हैं आगे। आप पढ़ते हैं 75 क्वेश्चन नंबर 75। द वर्ड सॉर्डेड मीन्स, ये जो वर्ड है सॉर्डेड, इस सॉर्डेड का मतलब क्या होता है? डर्टी एंड अनप्लीजेंट होता है, क्लीन एंड प्लीजेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर ओपेक होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओपेक का मतलब क्या होता है। जब हमें आर पार कोई चीज नहीं दिखती है उसे हम बोलते हैं ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो चीज आर पार दिख जाती है। क्लीन एंड प्लीजेंट मतलब साफ और सुथरा और सुहावना। एंड डर्टी एंड अनप्लीजेंट, तो हमारा राइट आंसर डर्टी एंड अनप्लीजेंट है। एंड दिस गर्ल और बॉय हैज गिवन राइट आंसर, बहुत सही आंसर दिया है, डर्टी एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76 समझेंगे। ठीक है, चलो 76 पे बढ़ते हैं। क्या है कहानी 76 की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल? कौन सा इसमें से मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है? इंग्लिश लैंग्वेज लैब, पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ एवी, प्रोजेक्ट ऑफ अ यूट्यूब वीडियो क्लिप, या फिर कोलाज ऑफ पेपर कटिंग? क्या लगता है इसमें मल्टीमीडिया मटेरियल क्या नहीं है? तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो लैब लिखा हुआ है एक जगह, राइट? एक जगह क्या लिखा हुआ है? लैब लिखा हुआ है। पीपीटी प्रेजेंटेशन विद एवी, पीपीटी लिखा है तो ये और पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफ अ यूट्यूब क्लिप यहाँ पे भी नहीं है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? इसमें क्रिएट हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज लैब में और कोलाज ऑफ पेपर कटिंग में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पेपर कटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर पेपर कटिंग। ठीक है, क्लियर? ओके चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर गणेश
dictates a short paragraph to student. This exercise means, क्या पूछ रहे हैं ध्यान से सबसे पहले समझिए। मिस्टर गणेश जो है वो डिक्टेट करे छोटा सा पैराग्राफ स्टूडेंट को, तो ये एक्सरसाइज क्या बताती है? टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, टू इम्प्रूव राइटिंग, टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, या फिर टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। तो क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे राइट आंसर लिसनिंग और राइटिंग दोनों है, हमें दोनों चीजें इंप्रूव करनी है, तो दोनों चीजें आएंगी, इसलिए डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है। ठीक है, चल ओके, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? 78 देखते हैं 78 का क्या आंसर होता है। ठीक है, सो फर्स्ट और दो सिनेरियोस दिए हुए हैं। माया इज बॉर्न इन अ मराठी स्पीकिंग फैमिली। माया करके कोई लेडी होगी जो बॉर्न हुई है मराठी स्पीकिंग फैमिली में। शी स्पीक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एनवायरमेंट। वो मराठी बोलती क्योंकि उसके घर में मराठी वाला माहौल है। नेक्स्ट है श्रीजन वर्क इन अ जर्मनी। श्रीजन वर्क्स करता है wants to work in Germany। श्रीजन जो वो जर्मनी में काम करना चाहता है। He joins a German language ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन। तो क्या लगता है यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। Phenomenon 1 is a language acquisition and 2 is a language learning. Phenomenon 1 is a language learning and 2 is language acquisition. Both the phenomenon are language acquisition, या फिर both the phenomenon is a language learning। तो क्या हो सकता है यहाँ पे राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर क्या है? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, phenomenon 1 is the language acquisition। ठीक है, पहला जो है वो मराठी बोलती, तो लैंग्वेज का एक्विजिशन ऑलरेडी है, और यहाँ पे जर्मन गया है, जर्मन सीखने गया है, मतलब वो लैंग्वेज लर्न करने गया है। एक लैंग्वेज उसको नेचुरली निकल रही है, एक्विजिशन है, और एक सीखने गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट है। क्लियर? ओके, बढ़ेंगे आगे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यस, हियर इट इज। बिल्कुल, देखते हैं 79 का क्या आंसर है। मिस माला आस्क्ड द क्लास सम क्वेश्चन। मिस माला ने कुछ क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट से। ठीक है, क्लियर? रिगार्डिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे वर इंटरेस्टेड इन, हाउ ऑफन दे टुक पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशंस, देन शी रीड आउट द पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ा अबाउट मैरी कॉम। द फॉर्मर एक्शन, क्या उसका फॉर्मर एक्शन रहा? तो क्या लगता है, हम इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट है, प्री लिसनिंग एक्टिविटी है, या फिर वाइल लिसनिंग एक्टिविटी है, या फिर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है प्री लिसनिंग एक्टिविटी। जो भी स्टूडेंट ने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर दिया है। हमारा राइट आंसर क्या? प्री लिसनिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया भी था सेशन में। स्किमिंग इज अ सब स्किल ऑफ। स्किमिंग कौन सा सब स्किल है? लिसनिंग का, स्पीकिंग का, रीडिंग का, या फिर राइटिंग का? तो ऑफ कोर्स रीडिंग का ही है। स्किमिंग मतलब शॉर्ट करके रीड करना, पूरा डिटेल में ना पढ़ना, तो रीडिंग हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, है ना? तो हु हैज गिवन दिस हाइपोथेसिस? किसने यह हाइपोथेसिस दी है? पिगेट ने, वोगोट्स्की ने, चॉम्स्की ने, या फिर न्यूमैन ने? तो बिल्कुल ये वाला आंसर गलत है यार, जिन्होंने भी दिया है आंसर। चॉम्स्की इज द राइट आंसर। चॉम्स्की ने ये हाइपोथेसिस दी। ठीक, चल ओके, 81 हो गया। बढ़ेंगे अब 82 की तरफ। 82 हमारा क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द टेक्निक, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट्स इन द प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेजेस ऑफ टीचिंग आर अ पार्ट ऑफ। किसका पार्ट है? अप्रोच का, डिजाइन का, प्रोसीजर का, या फिर इवैल्यूएशन का? क्या लगता है 82 का क्या राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो सकता है? तो ऑफकोर्स सीधा सीधा दिख रहा है, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। ठीक, ओके, बढ़ेंगे आगे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्या कहता है 83? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज स्किल? इनमें से कौन सी लैंग्वेज स्किल नहीं है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज स्किल है, तो ये वाला नहीं आएगा आंसर। नॉट पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना, नॉट हम पढ़ते नहीं है। वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये हमारा राइट आंसर है। रीडिंग एंड राइटिंग नहीं होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर कोई लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है? 84 समझेंगे। ठीक है,
क्या लिखा है समझेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन की शुरुआत में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर कंडक्ट अ टेस्ट, एक टेस्ट कंडक्ट किया टू नो स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता करने के लिए, बाय व्हाट दे नो व्हाट दे डोंट नो, कि क्या उनके में क्वालिटी है, क्या उनमें क्वालिटी नहीं है, किसमें स्ट्रॉन्ग है, किसमें वीक है, ये पता करने के लिए टीचर ने टेस्ट लिया। तो टीचर ने क्या किया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया, अचीवमेंट टेस्ट लिया, प्लेसमेंट टेस्ट लिया, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे राइट आंसर हमारा डायग्नोस्टिक है, नॉट प्रोफिशिएंसी। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 85 क्वेश्चन नंबर, Why is remedial teaching required in domain of ELT and English language teaching? कौन सी remedial teaching required है? It is inclusive approach है. Every learner has varied places of learning. Little bit of scaffolding helps to slow learners to come to mainstream. या फिर all of the above. क्या लगता है राइट आंसर क्या हो सकता है 85 का? तो हमारा राइट आंसर all of the above है, तीनों सही। ठीक है, क्लियर। इंक्लूसिव अप्रोच भी होना चाहिए, एवरी लर्नर को एक वैरिड पेस देना चाहिए, लर्निंग करने के लिए गति देना चाहिए, और लिटिल बिट स्कैफोल्डिंग भी होनी चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86 समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। नवनीत जब इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल लेता है, व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समटाइम्स ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी। जब वो इंग्लिश बोलता है तो कभी कभी बीच में पंजाबी भी बोलने लगता है विदाउट चेंजिंग द टॉपिक, राइट। तो क्या लगता है वो कोड मिक्सिंग कर रहा है, कोड स्विचिंग कर रहा है, इन्फ्लुएंस मदर टंग, अपनी मदर टंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर पंजाबी इंग्लिश बोल रहा है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है। हमारा राइट आंसर है कोड मिक्सिंग, कोड को मिक्स करना। स्विच करता है मतलब टोटली भाषा पूरी बदल देता तब होता, पर वो दोनों को मिक्स कर। ठीक, चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। When an error recurs in language despite being corrected, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप, फॉसिलाइजेशन, फॉगहॉर्न या फिर मिस्टेक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे स्लिप है, स्लिप इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर। आई होप आपका सही होगा, फॉसिलाइजेशन नहीं है, फॉसिलाइजेशन रॉन्ग आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्या कह रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम इन एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्कूल। क्या होता है प्राइमरी पर्पस, टू एंटरटेन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को एंटरटेन करने के लिए है, या फिर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, नए शब्दों को बताने के लिए, टू मेक फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज विया रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, या फिर टू टीच स्टूडेंट्स म्यूजिक। तो हमारा राइट आंसर सी है। क्या है इसका आंसर, टू मेक फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन 89 एंड 90 क्या है समझेंगे। 89 का आंसर देखते हैं। एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरी। एंजेला कोई लड़की है जिसे स्टोरी पढ़ना, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना पसंद है, फिक्शन पसंद है। शी फिनिश्ड रीडिंग हैरी पॉटर। उसने हैरी पॉटर को खत्म कर लिया एक दिन में, एक डे बिफोर यस्टरडे, यानी एक दिन पहले। शी डिड नॉट रीड इट आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन और एनी एग्जामिनेशन। वो किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रही है, वो किसी चीज के लिए नहीं पढ़ रही, बस ऐसे ही रीड करी। तो ऑफकोर्स अगर वो ऐसे ही रीड कर रही है मतलब वो प्लेजर के लिए रीड कर रही है, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी उसे मजा आता है रीडिंग करने में, इसलिए ऐसा कर रही है। ठीक है, क्योंकि उसको कोई एग्जाम तो देना नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 समझते हैं क्या है हमारा। एन असेसमेंट बाय विच अ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस। एक ऐसा असेसमेंट जहाँ पे हम एक जो लर्नर है उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस से उसके अभी के परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा असेसमेंट बोलेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या, इप्सेटिव रेफरेंस असेसमेंट। बिल्कुल सही आंसर दिया है ये स्टूडेंट ने, बिल्कुल सही है, इप्सेटिव रेफरेंस असेसमेंट। ठीक है, क्लियर। तो ये टोटल हमने करे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर 1 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए आउट ऑफ 30। तो अब इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद दूसरे सर का यहाँ पे सब्जेक्ट का सेशन होने वाला है। तो आप बिल्कुल वो वाले सब्जेक्ट को भी देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।